नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। और सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है और राजभवन में 4 घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव में है, बहुमत परीक्षण को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की 102 विधायकों की सूची सौंपी है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल से अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर राज्यपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने उनसे कल एक पत्र से सत्र बुलाने का अनुरोध किया है और हमने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी ओर 11 साल पुराने अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील शांति भूषण की अपील खारिज कर दी है। दरअसल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने खुद ही इस मामले पर विचार किया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुबारक की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान प्रशांत भूषण के पिता और वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कहा कि मुझे भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। इस पर बेंच ने कहा कि यह मामला हमने खुद ही उठाया था। आपकी अपील भावनात्मक है, कानूनी नहीं। प्यार और लगाव से पनपे तर्क कानूनी नहीं ठहराए जा सकते। आप बुजुर्ग हैं और ऐसे में आपको दलीलें नहीं रखनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहदरा GT रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सिमलपुर और शास्त्री पार्क में बनाए जा रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के 7 शहरों की विकास मंत्री सतिंदर जैन, सिमलीपुर के विधायक अब्दुल रहमान और कृष्णनगर के विधायक SK बग्गा भी इस दौरान मौजूद रहे। फ्लाईओवर का आज इंस्पेक्शन करने आए हैं जो बन रहे हैं, शास्त्री फ्लाईओवर और सीलमपुर फ्लाईओवर। तो लगभग दोनों बन के तैयार हो चुके हैं। जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है ये अभी अगस्त के महीने में इसका इनॉग्रेशन कर देंगे, लेकिन जो दोनों लूप्स है इसके ये 1.5 महीना और लगेगा। और इसकी सैंक्शनड कॉस्ट 303 करोड़ थी, लेकिन अब जो बन रहा है लगभग 250 करोड़ में उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी बचत ही होगी इसमें। और ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो अभी तक बन गया होता। वैसे भी अगस्त में इसकी कंप्लीशन थी, लेकिन अब 1.5 महीने कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस सड़क पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर राजधानी के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतिंदर जैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस संदर्भ में पॉजिटिव है कि भाई 24% के करीब लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। एंटीबॉडी तभी बनती है शरीर के अंदर जब वो ठीक हो जाता है, और ये 15 दिन के बाद आता है। ये सर्वे स्टार्ट हुआ था 27 जून को और 5 जुलाई तक चला था। और आप ये मान सकते हैं कि 15 जून या 20 जून के बीच के आसपास जो स्थिति थी उसको दिखा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं दिल्ली की 1/3 के करीब आबादी, 1/3 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आबादी अब इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुकी है। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, पर फिर भी अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 1/3 हुए हैं। जो लोगों का हार्ड इम्यूनिटी के लिए कहना है, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो कहते हैं 40% से लेकर 60% तक होने के बाद हार्ड इम्यूनिटी होती है, बट डिक्लाइन जरूर स्टार्ट हुआ है। सर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो दिल्ली में आपने कहा कि वो हो चुका है, तो सर उस पर जो है अभी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से ही था जो पहले से चल रहा था, जो सरकार जो नहीं बता रही। अब देखिएगा, मैंने तो कई बार कहा है कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। अब वो टेक्निकल टर्म्स में फंसा हुआ है। ICMR बताएगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलेंगे। भाई जब 1/3 पॉपुलेशन हो गई, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मान लेना चाहिए। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जाकिर को लेकर आइए आपको बताते हैं। लोग कट्टर लोग और यहां तक जो कि आतंकी लोगों को फंडिंग करते थे, इस देश में बैठकर इसलिए जहर फैलाते रहे क्योंकि उनको कांग्रेस की सीधा समर्थन था। कांग्रेस की छत्र छाया में थे वो, और इसीलिए वो कांग्रेस को इतना बड़ा पैसे के रूप में इनाम देते रहे। 50 लाख रुपया जाकिर नाइक की फाउंडेशन ने दिया राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, और उसके ट्रस्टी कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी।
और गांधी परिवार ने खाली जाकिर नाइक से ही नहीं, जितने भी देशद्रोह के लोग थे, जितने भी देश को लूटने वाले लोग थे, जितने भी देश को तोड़ने वाले लोग थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो राणा जैसे लोग हों जिन्होंने बैंकिंग से पैसा लूटा, या चौकसी जैसे लोग हों जिन्होंने बैंकों को लूटा, जो भी इस देश को लूट रहे थे वो गांधी परिवार को पैसा लूटकर दे रहे थे, क्योंकि उनको गांधी परिवार का शेल्टर था और इसी कारण वो इस देश को लूट रहे थे। वो देश को लूट रहे थे और गांधी परिवार उनको लूट रहे थे। इस गांधी परिवार को सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जो भी इसके ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इनको जेल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसको खारिज करने के बाद अब शिलान्यास का रास्ता राम मंदिर के निर्माण का साफ हो गया है। वहीं इसको लेकर आलोक कुमार जो हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सब लोगों से मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे। 10 करोड़ हिंदू, 4 लाख गांव, 10 करोड़ हिंदू परिवार उनके दरवाजे पे जाकर पैसा इकट्ठा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर कैसे हुआ, क्योंकि 470 सालों के, लगभग 470 सालों के बाद ये मौका आया है, प्रधानमंत्री का स्वागत भी वहाँ पर होना है। कोरोना नहीं होता तो पता नहीं कैसा होता, लाखों लोग होते, अयोध्या के सारे क्षेत्र में खड़े होने की जगह नहीं होती। अब कोरोना है तो सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग में जितना होगा उतना होगा, पर करोड़ों लोग अपने टेलीविजन पर इसके दर्शन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव में रहने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नाबालिग से गैंगरेप का आरोप पीड़िता के ही गांव के 2 युवकों पर लगा है। गैंगरेप के दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त राजेश कुमार की इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। थाना रबपुरा अंतर्गत एक तहरीर प्राप्त हुई जिस पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 376 3/4 पास्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना कर दी गई है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं पिछले दिनों दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव हुआ था और इसको लेकर इसका ठीकरा अब एमसीडी पर फोड़ दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली एमसीडी के ऑफिस में मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि जो मिंटो रोड पर जो बारिश का पानी जमा हुआ था उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पानी भरा जाता है, जिसकी वजह से डीटीसी की बस डूब थी। और वहां पर एएनबी न्यूज़ ने मेयर से जब बात की थी तो मेयर जयप्रकाश ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के अंदर कह सकते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ी है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो बारिश के दौरान हमने देखा कि एक डीटीसी कर्मचारी की मौत भी हो गई मिंटो रोड पर, कहीं ना कहीं पानी भरने के कारण था। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार की या फिर कहें एमसीडी की, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही आपस में खींचातानी में लगी हुई है। कहीं ना कहीं जिम्मेवार कौन है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेयर जयप्रकाश जी, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में क्या खींचातानी चल रही है। सर ये बताइए, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में क्या खींचातानी चल रही है, जिसको सैलरी नहीं मिल रही है आप लोगों को? देखो, कोई खींचातानी नहीं है, सबको अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का काम 80% है, वो करना नहीं चाहती। उनको हम उनका काम याद दिला रहे हैं तो वो अपने काम से भाग रहे हैं। अब जल बोर्ड अगर दिल्ली सरकार का है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पीडब्ल्यूडी डीएसआईडी से फ्लड दिल्ली सरकार का है तो काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नाले, नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जालियाँ अगर कहीं भी भरी हुई हैं तो नगर निगम जिम्मेदार है। लेकिन जब हम उनकी सफाई पहले अच्छे से करा चुके, सब कुछ हो चुका, तो दिल्ली सरकार को भी अपनी एजेंसियों से अच्छे से काम लेना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता जलभराव का सामना ना करे, उनको जलभराव से ना जूझना पड़े। और जल जनित बीमारियाँ अगर दिल्ली में आ गई तो कैसे हम डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से लड़ेंगे? एक तो वैसे आर्थिक संकट है, लोगों पे पहले कोरोना का संकट बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कंट्रोल हुआ है और जल जनित बीमारी आ गई तो और आगे महामारी फैलेगी, उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। देखिए, जब वहाँ के जो पंप हैं उसको पीडब्ल्यूडी मेंटेन करती है, उनके पंप जो चलते हैं उसको पीडब्ल्यूडी उसको डायरेक्शन देती है और वो समय पे चलें, ठीक होके चलें।
तो जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार, नाले दिल्ली जल बोर्ड के। तो जल बोर्ड को और पीडब्ल्यूडी को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो दिल्ली में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हम तो प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक जागी नहीं है। मुझे क्या राजनीति करते रहेंगे तो फिर जनता के बारे में कौन सोचेगा? ना दिल्ली सरकार सोचेगी, ना एमसीडी सोचेगी, ना केंद्र सरकार सोचेगी। नहीं, एमसीडी तो सोच रही है। अगर एमसीडी नहीं सोचते तो बिगर तनख्वाह के हम कूड़ा कैसे उठाते, बिगर तनख्वाह के हम बायोमेडिकल वेस्ट कैसे उठाते, बिगर तनख्वाह के हम सैनिटाइज कैसे करते? ये काम तो सारे दिल्ली सरकार के थे, लेकिन फिर भी हमने किया ना। कोरोना काल के अंदर हम तो किसी एक काम से पीछे नहीं भागे, हमने तो कोई एक काम मना नहीं किया। जो काम हमारे को सरकार ने जिम्मे लगाया सारे काम हमने किए। तो ये थे जयप्रकाश जी, किस तरीके से बता रहे थे कि वो किस तरीके से कोरोना काल के अंदर भी, और जहाँ तक कि ये जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भरपूर कोशिश की गई है। तो कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़ दिल्ली। तो वहीं असम में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल ने बाढ़ के हालातों पर अपनी बात रखी। मिनिस्टर का कहना है कि बाढ़ के तीसरे चरण में पानी नेशनल पार्क में आ गया और इसी के साथ कहा कि हर साल बाढ़ आती है, इस बार भी तैयारी की है और देखा जा रहा है कि किस तरह से जानवरों की जान बचाई जा सके। जो बोला कि असम आज का दिन में वो 3 दफ़े बाढ़ आ गया। 3 दफ़े यानी पहले तो हुआ था, उसका बाद में 1 दफ़े तो आया। अभी वो तीसरा चरण चल रहा है। आज का दिन में भी बाढ़ का पानी हमारा, जो आपका तिरंगा का बारे में पूछ रहा है या पवित्रा का बारे में या हमारा नेशनल पार्क का बारे में, तो तीसरा चरण में पानी का बढ़ोतरी हो रहा है। ऐसा है जी कि हम लोग का कोशिश, क्योंकि ये असम में हर साल बाढ़ आता है, तो हम लोग का भी प्रिपरेशन ऐसा है कि हम लोग बाढ़ का साथ कैसे फाइट करके हम लोग अपना जो वाइल्ड एनिमल है इन लोग का प्राण बचाऊं। लास्ट ईयर से इस बार मैं बोल सकता हूं कि बाढ़ ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ यानी बाढ़ तो ज़्यादा हुआ, मगर जो वाइल्ड लाइफ का जो कैजुअलिटी होना चाहिए था 19 का हिसाब से, इतना तक हुआ नहीं। क्योंकि इस बार का जो डेथ है वो 116 है। लास्ट ईयर इसमें हुआ था 263। तेलंगाना के बिकरबाग जिले के तंदूर क्षेत्र में गांवों में लगातार बारिश के कई कारण बाढ़ आ गई है। यहां लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों के घर पानी की चपेट में आ गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरे घर में मौजूद सारा सामान भी पानी में डूब गया है। अब लोगों के पास खाने पीने के लिए उचित व्यवस्थाओं का भी प्रबंध नहीं है। वहीं बिहार में उफनती नदियां और बाढ़ के पानी ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन को बेहाल कर दिया है। इस पर राज्य के करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 10 जिलों में जो है बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। इसी बीच बिहार के गोपालगंज में एक और पुल बह गया है। यहाँ सारण तटबंध टूट गया है और इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी भी पर जो बांध बना है गोपालगंज और चंपारण दोनों तरफ टूट गया है। ये पुल गोपालगंज के बरौली प्रखंड और माझा प्रखंड में टूटा है, जबकि पूर्वी चंपारण साइड में संग्रामपुर के तटबंध टूट गया है। 21 जुलाई को गंडक बराज वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी पानी के दबाव में तटबंध ओवरफ्लो हो गया और टूट गया। गंडक के दोनों किनारे पर हुई इस टूट से गोपालगंज, छपरा और पूर्वी चंपारण के सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने बांध को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुल को बहने से नहीं रोक सके। इससे पहले गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल का एक हिस्सा बह गया। बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बीच 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हो चुकी है। सभी जिलों में मिलकर 245 पंचायतों में तबाही मची है। वैसे तो प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और 5,000 लोग रिलीफ कैंपों में भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, जितनी आबादी मदद की मोहताज है, उन तक जमीनी स्तर पर अभी कोई एक्शन नहीं दिखता।
तो वहीं पेट्रोल के डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए चेन्नई के लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लॉरी ओनर्स ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को लिफाफे में मिठाई रखकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने का काम कर रही है। Joke. This is real what we are affected, how we are affected. This is not only for the lorry owners. Diesel price increase means it will affect 100 crores of people because petrol, diesel. Not only the lorry owner, the farmer uses the diesel, the public, the ordinary tea shop man also uses petrol. So this is a big issue now in this pandemic period. Do you think that the central government has this lorry association and drivers and they are not doing something? How do you see that? If they have considered me, it would have. This will not be happening. This is a 25 days continuous increase. When the crude oil rate increase, they can increase, but it is going down. In that time, government want to make money in this diesel and petrol in this pandemic period. वहीं केरल के चर्चित सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को दोबारा पूछताछ होगी। एनआईए ने उन्हें एक नोटिस जारी कर कहा है। इस पर कांग्रेस नेता रमेश चिन्नेथला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। Yesterday the NIA has interrogated the officials in the government secretariat of Trivandrum. This is very shameful, and they are interrogated the officials for more than 2 hours, and they are trying to get more and more evidences from the Chief Minister's office and the Secretariat. So it is high time for the Chief Minister to resign from the Chief Ministership. This is the first time in the history of Kerala and in the country that the Chief Minister's office as well as the Secretariat is examining, interrogating by an agency like NIA. This is a grave crime. This gold smuggling case has got a lot of ramifications inside the country and outside. So I feel that the Chief Minister should step down and face an inquiry into the whole episode. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं ना जाइएगा क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार एनबी न्यूज पर जारी हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। उधर केरल के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के 3 कांग्रेसी विधायकों ने उपराज्यपाल किरण बेदी के संबोधन का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि उपराज्यपाल किरण बेदी कोरोना महामारी के साथ प्रदेश की अन्य समस्याओं को लेकर मंत्री और विधायकों को संबोधित कर रही थी। तभी स्वास्थ्य मंत्री मल्लादी कृष्णा राव और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मी नारायण और 2 अन्य ने वॉकआउट कर दिया। जनहित के मुद्दों को लेकर उजागर कर जन आधार बढ़ाने की मुहिम चला रही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अफ्ताब बुखारी ने जम्मू में डेरा डाल लिया है। इसी बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Removed from Jammu and Kashmir, but I remember it more as a day when we lost our statehood, and we look forward to, as J&K Apni Party, to the restoration of statehood on this particular day, because the Prime Minister of the country and the Home Minister
are committed to restore our statehood. That is our right, and that is what is our core agenda. We will restore back. We want the restoration of statehood to the state, Jammu and Kashmir. And what about the election political scenario? I think as of today, if you ask me honestly, people feel disconnected. The administration is not connected with the common man. There is a big gap between people and the people who are in chair. Bureaucracy is unresponsive. They are unapproachable. They are inaccessible. So that is why people are common man is suffering. मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 24 जुलाई की रात से 4 अगस्त तक मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। आज मध्य प्रदेश में कोरोना के 632 पॉजिटिव केस आए और ये प्रसन्नता की बात है कि 523 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 17,359 रिकवरी अभी तक हुई है। लगातार सरकार मुस्तैदी के साथ कोरोना संकट में मध्य प्रदेश को बचाने में लगी है। कल ये निर्णय हुआ था कि भोपाल जो तेजी से संक्रमित हो रहा है उसमें 24/7/2020 की रात्रि 8 बजे से 4/8/2020 सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत रहेगा। इसमें समस्त कार्यालय जो कि रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं है वे बंद रहेंगे। सभी निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं जैसे निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इसका संचालन बंद रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, ये सभी बंद रहेंगे। राजनीतिक दल के, खेल के, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऐसे किसी भी आयोजन में किसी भी जमावड़े को या भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। समस्त तरह के होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे क्योंकि इस लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष रूप से 2 त्योहार आ रहे हैं, ईद और रक्षाबंधन। इनके आयोजन में सार्वजनिक किसी भी आयोजन नहीं होगा। राखी और ईद जो भी लॉकडाउन की एडवाइजरी है उसके अंतर्गत ही मनाई जाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम और बिहार में राहत बचाव कार्य के लिए जा रहे टैंकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को खाने और आवश्यक सामान मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। असम में लगभग हर जिला बाढ़ से प्रभावित है। देश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं। 740 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,000 से पार कर गया था और अब 13 लाख के पार गया है। इसमें 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 8,17,000 से अधिक मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि 44,000 से अधिक केस एक्टिव हैं।
वहीं राजस्थान में हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरी तरफ गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायक राजभवन परिसर में जुटे रहे। इससे पहले गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल कलराज मिश्र पर आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राज्यपाल ऊपरी दबाव के कारण विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से बयान दिया गया कि सत्र इसलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि विधायकों को कोरोना है। तो वहीं इसके बाद भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और मांग सीएम गहलोत की तरफ से की गई है कि राज्यपाल जो है सत्र बुलाने की परमिशन दे दें। लेकिन बहरहाल दोनों मसलों पर कार्रवाई जारी है। वहीं सीपी जोशी सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से दे सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे हुए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में साफ हुआ यमुना नदी फिर मैली होने लगी है। दरअसल यमुना नदी में जहरीले झाग वाले पानी का नज़ारा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक यमुना नदी में गंदा झाग वाला पानी बह रहा है। इस गंदगी भरे झाग की वजह से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। खासकर जो लोग यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं उनके लिए खतरा ज़्यादा हो सकता है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 3 तलाक कानून के बाद 3 तलाक के मामलों में बहुत कमी आई है। इसको 3 तलाक पीड़ित औरतों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। उनका कहना है कि उनके पास आने वाले केसों की तादाद पहले से बहुत कम हुई है। साथ ही पुलिस और प्रशासन भी अब ज़्यादा संवेदनशील हुआ है। 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के विषय को लेकर हमने संगठनों से बात की तो उनका कहना है कि कानून बनने के बाद पुरुष ज़्यादा संवेदनशील हुए हैं। अब चाहे इसे कानून का डर कहें या कानून के लिए समझ जो पैदा हुई है, अब मामलों में कमी आई है। बिल्कुल, जो पहले हमारे पास केस आ रहे थे ट्रिपल तलाक के, तो छोटी छोटी बातों पे हम ये देख रहे थे कि डेली के हिसाब से 2 से 3 केस आ रहे थे हमारे पास। कभी चाय मीठी होने पे, कभी चाय फीकी होने पे, बेटी पैदा होने पे, बच्चे पैदा ना होने पे, हर तरीके की स्थिति में हम ये देख रहे थे छोटे छोटे मुद्दे होते थे और 3 तलाक दे के महिला को घर से निकाल दिया जाता था। लेकिन जब से ये कानून बना है तब से हमारे पास केस की बहुत कमी हुई है आना। अब मुश्किल से 1-2 महीने में एक आध केस हमारे पास आता है जिसमें इतनी भी गुंजाइश रहती है कि डर के मारे समझ लीजिए या किसी तरह से भी समझ लीजिए कि पुनः घर भी बन जाते हैं वो। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में कूदने के बाद चर्चा में आए बीएसएफ के पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव अमेठी पहुंचे। गांव शुक्लपुर में सेना में तैनात जवान के पिता की मृत्यु पर उन्होंने शोक प्रकट किया। बता दें कि शुक्लपुर गांव में 3 दिन पहले सैनिक सूर्य प्रकाश मिश्रा के पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की पड़ोसियों द्वारा लाठी डंडे और रोहे की रोड से पीट कर हत्या कर दी गई, ऐसे इल्जाम भी लगाए गए हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि का PFMS के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया। कुल 143 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों की ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से PFMS इंटरफेस के साथ जोड़ा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर में प्रशासन ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला लिया है। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सामान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 15,711 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और 8,607 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से 273 लोगों की अभी तक जम्मू कश्मीर में मौत हो चुकी है। जो
ये स्टेप है गवर्नमेंट का, बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोग जो भी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है ये हमारे फेवर में होती है। क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे, ऐसे घूमेंगे, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखेंगे तो जो मजदूर पेश लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी इसमें जो है दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखे, इसमें उनके लिए कोई अच्छा सा पैकेज हो। लेकिन और रही बात ट्रैफिक की, ट्रैफिक बिल्कुल इस वक्त जो है डिफेंक हो चुका है, क्योंकि हम प्राइवेट अपने व्हीकल जो है उसमें भी मूवमेंट नहीं कर सकते। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लगे सीपत के मटियारी से एक बड़ी खबर आई है, जहां अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर आरोपी युवक ने अज्ञात वाहन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र के मटियारी गांव में युवक ने अपने मां बाप, 2 भाई और एक बहन को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। घटना देर रात की है, जब सभी सोए हुए थे। खूनी वारदात के बाद आरोपी ने चलती गाड़ी के सामने कूदकर खुद भी आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरोपी युवक संकी था और मानसिक अवसाद से उसने ये वारदात की। उधर सोननाम की ओलंपियन सागरदीप कौर की मौत को 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी नहीं मिल पाया है। वहीं अब पीड़ित परिवार ने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोषियों को मौत की सजा दिलवाने की मांग की है और एथलीट के जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। बता दें कि एथलीट सागरदीप कौर की 23 नवंबर 2016 को बेदबरे हालातों में उसकी ससुराल चीका मंडी में मौत हो गई थी। वहीं परिवार की ओर से अब मृतका के पति पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मेरी बेटी जी एशियन फील्ड में उस गोल्ड मैडलिस्ट सी जी, तो उस तो बाद जी पाकिस्तान विचों जी ये अपने सेफ गेमां विचों गोल्ड मैडल लैके आई जी। 2004 विच जी एथेंस विच ओलंपिक गेमां होईयां सी, उहदे विच खेड के आई सी जी। ते मेरी बेटी बरनाले ASI बतौर लगी हुई सी जी, ते चीके ब्याही हुई सी सतनाम सिंह नाल जी। 23 नवंबर 2016 ਨੂੰ मेरे मिसिज ਕੋਲੇ सतनाम ਦਾ मैसेज आया भी सागर ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਊਟ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਐਡਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ नहीं जी बच्चों ने, तो ਅਸੀਂ देखा नहीं। अभी रुक करते हैं हरियाणा का, जहां पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। वहीं इसका निरीक्षण करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। इस दौरान 3 डोनर भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों से बातचीत की और उनके इस प्रयास की सराहना की। कि इस संक्रमण काल में प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी के रूप में विकसित हुई है और प्लाज्मा जो थेरेपी है उससे जो कोरोना के मरीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं। सक्सेसफुल रेट बहुत 99% है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की थेरेपी के यहाँ आने से और प्लाज्मा बैंक के यहाँ आने से
ये पंचकूला के अंदर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको ठीक होने में बहुत सहायक। उधर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। वहीं भागलपुर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से नवगछिया में एक हाई स्कूल की बिल्डिंग ढह गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग पानी में ढह जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग के गिरने का नज़ारा मोबाइल में कैद किया। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार झांसी में थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने का अलावा लोगों की मौत भी हो रही है। तो वहीं एएनबी न्यूज़ की टीम ने झांसी के बफर जोन में आने वाले सुभाषगंज क्षेत्र का निरीक्षण किया तो वहां पाया कि आम जनता और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बार बार प्रशासन के सचेत करने पर भी जनता बाज नहीं आ रही। बता दें कि झांसी जिले में अब तक 1600 से अधिक कोरोना के संक्रमण के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 881 एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं ये महामारी अभी तक वहां पर 53 लोगों की जान ले चुकी है। और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, लेकिन नियमों की पालना भी वहां पर नहीं की जा रही है। बाजार खचाखच भरे हुए हैं और लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से अपनी सेवा से हटाए गए पीटीआई अध्यापक इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें विभिन्न मंचों पर भारी समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में वो पीटीआई आवेदक जिन्होंने कोर्ट में माध्यम से इस मामले की जीत हासिल की है, वो अपनी किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आंदोलन की राह पर उतरने का मन बना लिया है। इस कड़ी में प्रदेश भर में पीटीआई आवेदक संघ 2016 की ओर से स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भेजा। वहीं टोहाना के लघु सचिवालय में जिला अध्यक्ष अवतार दमकोरा पीटीआई आवेदक संघ 2006 के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय प्रशासन के से भी मिला और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ग का इसमें सम्मान करते हैं और इसमें जो भी सच्चाई है वो सामने लाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना है चाहते हैं। जिनकी लड़ाई है उनके साथ वो संघर्ष में पूरी तरह खड़े हैं। जो आवेदक हुए अब 1983 पीटीआई की भर्ती जो फर्जी साबित हुई थी, उसके अंदर दोबारा सरकार ने फार्म लिए गए हैं दोबारा भर्ती करने के लिए। उसमें फार्म अप्लाई करने वाले की तरफ से मैं जिला फतेहाबाद का प्रधान हूं और हमारे साथियों ने विज्ञापन देने शुरू इसलिए किए हैं कि जो ये 1983 अपने आप को साबित बता रहे हैं हम सही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, उन्होंने कुछ दबाव बनाने शुरू किए। कुछ सर्वचारी कर्मचारी संघों को पीछे लगा लिया, झूठ का पलिंदा बना के कुछ खाप पंचायतों को पीछे लगा लिया। और उसमें हमें ये थोड़ा डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दबाव और इन दबावों के कारण सरकार कुछ ऐसा कर दे कि ऑर्डिनेंस ला करके इनको दोबारा लगा दे, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा और कोई वैल्यू नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस पास कर करके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसलों को दबाता रहे तो फिर तो लॉ की कानून की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हमने ये विज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि भाई ये अपना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू किया जाए। जिस तरीके से टेस्ट लेना है टेस्ट लेकर के टेस्ट के तहत ही दोबारा भर्ती कीजिए। यूपी में पुलिस प्रशासन का डर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हाल ही में खेरेगढ़ इलाके में सविता मंगल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सविता मंगल को इलाके में सट्टा क्वीन के नाम से जाना जाता है। बीते समय में सविता का नाम पुलिस गठजोड़ में भी सामने आया था। हालिया वीडियो में सविता पुलिस प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी करती दिखाई दी है, साथ ही सट्टे लगाते हुए भी देखी गई हैं। ऐसे में सरेआम अपराध करने पर फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खबरों की माने तो खैरागढ़ थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पति और सविता दोनों का नाम सट्टे जैसे आपराधिक गतिविधियों में पहले से ही दर्ज है।
आपने गोल्फ के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 7 साल की गोल्फ प्लेयर के बारे में बताएंगे। मोहाली के रहने वाली ओजस्विनी सरवत गोल्फ प्लेयर हैं और वो 3 साल की थी तब से गोल्फ खेल रही हैं। महज 7 साल की उम्र में कई मैच भी खेल चुकी हैं। यही नहीं, ओजस्विनी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कोरोना की वजह से टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। नन्ही गोल्फ प्लेयर का सपना वीमेन गोल्फ प्लेयर को लीड करना है। मुझे ऐसे लगा हुआ कि इतने सारे खेलते हैं गोल्फ की, मैं भी उनको ज्वाइन कर लूँगी और मैं टूर्नामेंट्स खेलूँ। तो अभी आपने कितने लोगों के साथ टूर्नामेंट खेला है, कहाँ कहाँ खेला? बहुत सारा जगह। तो कैसे आपको, मतलब जैसे बड़े बड़े लोग खेलते हैं गोल्फ, फिर आपको खेलना है गोल्फ, किस तरीके से आप खेलते हैं गोल्फ? तो मैं टूर्नामेंट्स खेलती हूँ, उसमें हमने यहाँ जीतना है। और ये होता है कि कैसे, मतलब जीतने के बाद कैसा आपको लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से? वो बोलते हैं वेरी गुड, इट्स गुड, तो वो हमें कांग्रेट्स करते हैं। और टीचर्स स्कूल कैसे मैनेज करते हैं आप, गोल्फ खेलना भी और स्कूल भी? स्कूल में उन्हें रेंज बनाया हुआ, उन्हें हमें कोई डिवीज़न किया है। मैं टेनिस में भी हूँ, तो अब कोरोना वायरस आ गया तो मैं नहीं जा पाती हूँ स्कूल। और जब मैं 6 इयर्स ओल्ड थी, मैं चंडीगढ़ में खेलती थी और वो 5 o'clock पे, और मैं मोहाली आती थी। फिर उसके बाद अब फिर कोरोना वायरस आ गया, फिर मैंने प्रैक्टिस रेंज बना ली अपने होम में। फिर जैसे ही मोहाली गोल्फ रेंज खुला तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई। वहीं देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हिमाचल के कांगड़ा से भी कोरोना के चलते तीसरी मौत का मामला सामने आया है। दरअसल कांगड़ा के जिलाधीश राकेश प्रजापति ने बताया कि मृतक की मौत के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कांगड़ा में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। ये तीसरी डेथ थी और ये जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, पहले तो ये 22 तारीख से पीजीआई में एडमिशन कराकर वहाँ पर इलाज करवा रहे थे और कल पीजीआई से टांडा में आए थे और टांडा में उपचार के दौरान उनका कोविड सैंपल किया गया था और शाम तक जब तक टेस्ट का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया तब तक उनकी डेथ हो गई थी। तो ये तीसरी डेथ है जिला कांगड़ा में कोविड से। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिए। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री रघुराम शर्मा का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के जरिए जैसे हमें मालूम पड़ा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। अगर ये सच है तो हम 200 के 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार हैं।
राज्यसभा के चुनाव हुए अभी 19 जून को, तब चुनाव में सारे साथ निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, तब राज्यसभा के चुनाव कैसे हो गए? विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास किट मौजूद है, हम एक एक विधायक का टेस्ट करा सकते हैं, और टेस्ट में कोई भी जो विधायक पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव भी हो गए। हमारे कांग्रेस विधायक एक पॉजिटिव हुए थे पिलानी से, वो नेगेटिव हो गए। सुमेरपुर के विधायक हैं, वो भी लगभग रिकवरी हो गई उनकी। कौन कौन कोरोना से संक्रमित है विधायक, और अगर है भी तो उनकी जांच हो जाएगी। लेकिन ये आड़ लेके कि कोरोना की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, मैं उचित नहीं मानता। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर से भयभीत करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नदी के निचले इलाकों में या गांवों में आपने बाढ़ तो देखी होगी, लेकिन सीहोर के मेन बाजार में बाढ़ की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। शहर के मुख्य बाजार में बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि दोपहिया वाहन भी इसमें बहने लगे। लोगों के लिए अपने दोपहिया वाहनों को बचाना मुश्किल हो गया। 3 फुट तक पानी बाजार में भर गया, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। बिहार में भी बाढ़ के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बिहार के लगभग हर जिले में पानी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लोग घरों की छत पर हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले के सारण मुख्य तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है, जिसके कारण अब ये पानी भर गया है और इस तरीके की तस्वीरें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। उधर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सबको जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी महामारी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए सबको जागरूक करने का निर्णय लिया गया है ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का भी और मास्क लगाने का भी यहाँ पर जरूरी है, इसकी अपील भी की जा रही है। कोरोना जैसे महामारी संक्रामक बीमारी जो फैली हुई है, वह लोगों की अशिक्षितता, साक्षरता न जागरूकता होने के कारण लोग मास्क और सैनिटाइजेशन का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और न रुमाल बांध रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं, और ना ही लोग जो है उसका किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कोरोना का मतलब कुछ नहीं समझ रहे हैं। समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये बीमारी कोई हल्की बीमारी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं इससे, इसलिए इसमें मास्क का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप दूरी नहीं बनाएंगे तो इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, ये इंसानों की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ना मास्क लगाते हैं, ना दस्ताने को इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता सैनिटाइज़र का, तो बड़ी कमियां देखी जा रही है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस शहरों से चलकर देहात तक पहुंच चुका है। इसलिए अब सबको जागरूक होना है और सभी इंसान को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ये अनिवार्य समझे, हर वक्त इस्तेमाल करें, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं और हमारा देश कामयाब हो सकता है। इलाकों में धीरे धीरे अपना प्रकोप ले रही है, इसलिए हम लोग हमारे बाज़ार में भी अभी 3 लोगों को हुआ। हमारे गुरपुर थाने से लेके उसके पीछे ग्राम सभा है सिमरा कल्पना, वहाँ भी अब बाज़ार से सटा हुआ मोहल्ला है, इसलिए हम लोग अपने बाज़ार में लोगों को डुग्गी पिटवा के यहाँ जागरूक किया जा रहा है। मास्क वितरण किया जा रहा है सभी को, दुकानदारों को भी, आने जाने वाले लोगों को भी, और यहाँ सैनिटाइजिंग बराबर हम लोग करवा रहे हैं। क्या वजह है जो ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ एक लोग शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की चाहत रखते हैं, मगर यही शॉर्टकट कई बार मुसीबत बन जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है नाभा से, जहां बाजार असली किन्नरों से नकली किन्नर पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। जिनकी पिटाई हुई वे नकली थे और जिन्होंने पिटाई की वो असली थे।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 11,000, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 21,000, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 31,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾ ਜੂ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਿਨਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਬਣ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ मतलब 5-6 महीने तो कर रहे हैं, बाकी इसी को ताल करेंगे। उधर हरियाणा के जिला पानीपत के गांव डिकाडला के पास अवैध रूप से नकली शराब तैयार करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना समलखा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को वहीं पूछताछ कर रही है। वहीं मौके पर फायदा उठा शराब तैयार करने वाली टीम का सरगना फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ कर 35 पेटी नकली शराब की बरामद की है और जिसकी बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। बहरहाल इसके बाद पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है यह पूछताछ के बाद ही पता लगेगा। कल शाम एक मुखबरी मिली थी कि डिकाडला गांव के पास ना कुछ आदमी अवैध शराब तैयार करके और मार्केट में बेच रहे हैं, जिस पर रेड करी गई है मकान के ऊपर जाकर। जो वहाँ से 4 आदमी तो मौके से पकड़े गए शराब के साथ। कुछ शराब बना रहे थे वहाँ, कुछ उनका सामान बना था जिससे वो शराब तैयार करते थे। और जो संदीप और राकेश मेन सरगना है वो उस टाइम मौके पर नहीं थे, जिनकी तलाश जारी है। कितनी पेटी बरामद हुई सर? 35 पेटी दारू की रॉयल स्टैग की बरामद हुई है। उधर भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, विद्युत, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार जगाओ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए शुक्रवार को शुरू देश भर में ये अभियान 30 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिलाधीशों के माध्यम से केंद्र को और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश के सांसदों के माध्यम से भी केंद्र सरकार को इन कर्मियों की मांगों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा। भारतीय मजदूर संघ ने 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाया है। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ ने जिसकी शुरुआत आज जिलाधीश के माध्यम से की है, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है, इस दौरान देश के अंदर 8-8.5 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता जो मतलब नाम मात्र के बराबर जो वेतन ले रही हैं वो कार्य कर रही हैं। हमने आज एक मांग पत्र माननीय जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनका मानदेय 18,500 रुपया किया जाए। उधर हरियाणा के करनाल जिले के नेवल गांव में बने हैफेड और डीएफएससी के 18 वेयर हाउसेज 42 लाख क्विंटल अनाज को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। किसान की कड़ी मेहनत और से तैयार किया गया सोना खरीद के बाद इन गोदामों में सुरक्षित रख दिया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में कई बार लापरवाही के चलते यहाँ अच्छे से देखरेख न होने के कारण अनाज खराब हो जाता है। ऐसे में एएनबी न्यूज़ की टीम ने इन वेयर हाउस का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। वेयर हाउस की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी अनिल ने बताया कि टोटल 18 वेयर हाउस हैं, जिनमें से 266 टैग अनाज के अंदर की तरफ लगाए गए हैं। समय समय पर इन सब में दवाई डाली जाती है और बरसात के मौसम में सावधानियां काफ़ी रखनी पड़ती है। मौसम खराब होने पर खुले में अनाज को रखे जाता है और पॉलीथीन से कवर किया जाता है। हैफेड ने इस साल जो हमारी रिक्वायरमेंट की है 3,17,000 MT की हमने की है,
और हमारे पास पिछले जो स्टॉक हैं उनको अगर दोनों को मिला लेते हैं हमारे पास 42 लाख स्टोरेज हमारे पास आज के दिन है, जिसमें से 30 लाख की स्टोरेज हमारी ओपन में है और 12 लाख की स्टोरेज जो हमारी है वो कवर्ड में है। तो जो हमारा रख रखाव है सारा का सारा ओपन में है, जो वो बिल्कुल ढका हुआ है और उसके टाइमली जो एरेशन करवाते हैं ताकि गेहूं की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर बनी रहे। और साफ़ सफाई की, जैसे आजकल वेजिटेशन ज़्यादा हो जाता है लिंथों के, गवरों के, गोडाउनों के साथ साथ में, तो भी हम साथ साथ सफाई करवाते रहते हैं। और जो गोडाउन है गोडाउन की भी साथ साथ उनको खुला लो के टाइमली खोल के उसकी एरेशन उधर बिजनौर में बिजली के करंट से पति पत्नी की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। दोनों की मौत होने पर परिवार में कोहराम मच गया। पता चला कि पशुओं को चारा काटने वाले मशीन में अचानक करंट आ जाने से पति पत्नी की इस करंट की चपेट में आ गए और मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति पत्नी का पंचनामा करवाकर शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। सर, कैरपुर थाना क्षेत्र में पति और पत्नी की करंट से मौत हुई है, क्या मामला है सर? कुट्टी काटने की मशीन में जमालपुर गांव है, कुट्टी काटने की मशीन में करंट आ गया। जैसे हस्बैंड और कुट्टी से भैया हाथ लगाया, कुट्टी चीख निकली, चिपक गया। पत्नी बचाने गई, पत्नी की मौके पर डेथ हो गई। दोनों का पोस्टमार्टम पंचायत कर दिया गया है। घर वाले चाहेंगे विधिक कार्रवाई करेंगे, वरना तो सामान्य हादसा है जैसा गाँव वाले चाहेंगे। देश भर के एक मान खबरों में अब बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।